करते। ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस ध्यान से आपको सोचना होता है, देखना होता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है ये। यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य की 1/5 के बराबर है, जो हानि है ना, जो लॉस है, वह विक्रय मूल्य की तुलना किससे हो रहा, विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है, यानी कि जो लॉस है वह है उसके विक्रय मूल्य के 1/5 की कह रहा बराबर है। यही क्वेश्चन बोला है। पढ़िए क्या कह रहा है, जो हानि है वो विक्रय मूल्य की 1/5 के बराबर है। तो यहां से जब हम इसका रेशियो निकालेंगे ना, तो लॉस बटा हो जाएगा विक्रय मूल्य, यानी कि एस पी बराबर आ जाएगा 1/5। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे की सारी कहानी को जरा ध्यान सुनिएगा। कह रहा है एस पी 5 है, लॉस 1 का है। हम आपसे कहते हैं 5 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 1 रुपए की हानि होती है। किसी वस्तु को 5 रुपए में बेचने पर 1 रुपए की हानि होती है, तो सीपी कितना रहा होगा। आप बोलेंगे अरे सीपी रहा होगा 5 में 1 जोड़ करके 6 रहा होगा ना सीपी। बोलिए, अरे 5 रुपए में बेचने पर 1 रुपए की हानि होती है, तो सीपी जो खरीद मूल्य रहा होगा हमारा 6 रुपया रहा होगा ना, तो 6 रुपया रहा होगा। अब कह रहा है लॉस परसेंटेज हमें निकालना है, वास्तविक लॉस परसेंटेज निकालना है। तो सीपी हमारा 6 रुपए पर 1 रुपए की हानि हुआ है, 6 रुपए पर 1 रुपए की हानि हो रहा है, हमें परसेंटेज मान निकालना है, इसलिए बाहर से गुणा कर देंगे हम लोग 100 का। 6 रुपए पर 1 रुपए की हानि हुआ, जितने पर हानि होता, जो हानि जितना लाभ होगा उसको बटे के ऊपर, जहां से होता उसको बटे के नीचे। तो 1/6, 1/6 की परसेंटेज वैल्यू जो आता है ना, 1/6 की जो परसेंटेज वैल्यू आता है वो आता है 16.67%। या इसको आप काट लीजिएगा, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो मान आएगा 16 सही 2/3% बोलिए, या 16.67% बोलिए, बात एक ही है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है क्या चीज कि 40% और 20% की दो क्रमिक छूटें एकल छूट के समतुल्य होगी। एकल छूट बताना नहीं, दो छूट ना दे करके एकट छूट अगर देते तो इसकी बराबरी कर लो। तो इसका एक तरीका होता है, देखिए दो तरीके से हम आपको इसको बता रहे हैं, लगाने का तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम आपको दो ही तरीका बताएंगे, बहुत उसी दोनों तरीके से सारे क्वेश्चन लग जाएंगे आप। सबसे पहला नंबर तो एक हो जाएगा, एक डायरेक्टली आप फार्मूला लगाएंगे। इसका फार्मूला होता है कि ए प्लस बी और माइनस होता है ए बी बटा हो जाता है 100, और बाहर से लगा देते हैं परसेंटेज। डायरेक्ट फार्मूला हो गया, ये डायरेक्ट हो गया है फार्मूला। इसमें जब आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 40, बी का मान हो जाएगा 20, माइनस हो जाएगा 40, गुणा हो जाएगा 20, नीचे डिवाइड बाई कर देंगे 100। तो 40 और 20 जोड़ेंगे 60, यहां दोनों शून्य से दोनों शून्य कट जाएंगे, 4 गुना हो जाएगा 8, 60 में से 8 घटाएंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 52%। 52% किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे ए ऑप्शन में। ये तो हो गया एक तरीका। अब हम आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं। हर क्वेश्चन को इस तरीके से आप नहीं लगा पाएंगे। अगर यही हमने बदल दिया डाटा, थोड़ा सा हमने कहा 40% की जगह पर हमने आपको दे दिया 12.5% की कमी है, और 20% की जगह पर हमने दे दिया 11 सही 1/9% की कमी है, तो आप ऐसे लगाने में आपको दिक्कत होगी। फिर लगने को तो लग जाएगा लेकिन दिक्कत बहुत होगी। तो हम लोग इसको लगाने का तरीका क्या है, इसको हम लगाते हैं रेशियो मेथड से। अब रेशियो मेथड क्या होता है, इसको पहले फ्रैक्शन बदलेंगे। फ्रैक्शन बदलेंगे क्या हो जाएगा, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8, 11 सही बटा 9% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है 1/9। तो यहां पर देखिएगा 8 रुपए में 1 रुपए की छूट देगा, 8 रुपए में 1 रुपए की छूट देगा तो 7 में बेचेगा, 7 में बेच दिया। दूसरी बार कह रहा है क्या चीज, 9 रुपए में 1 रुपए की छूट देगा, 9 में अगर 1 की छूट देगा तो कितने बेचेगा, 8। ये जो पहला मान आता है ये आता है एमपी की लाइन, और जो दूसरा मान आता है वो आता है एसपी की लाइन, यानी कि बेचने वाला मूल्य है। ये बात ध्यान रखिएगा, जितने हम बेच रहे हैं छूट देने के बाद। तो ये देखिएगा, अगर ये दोनों साइड में, यहां पर रेशियो ये भी रेशियो, अगर रेशियो के इधर से इधर वाला मान समान आ रहा, कटने वाला आ रहा, तो आप काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अनुपात क्या बनेगा, 9 अनुपाते हो जाएगा 7, यानी कि जगह अगर 9 अनुपाते ये 7 बन रहा है, 9 से 7 हो गया, कितने की कमी आया, 2 की। कहां से कमी आया, 9 से, यानी कि 9 रुपए पर 2 रुपए की छूट देकर के बेचा जा रहा है, 9 रुपए पर 2 रुपए की छूट देकर के बेचा जा रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या आता, जब आप निकालते 1/9, 1/9 बाहर से गुणा जब 100% आता है, इसकी वैल्यू होता है 11 सही 1/9%, आपके सामने लिखा है। अगर इसका ये दुगुना है ना,
अरे इस वाले का दुगना है, इसका भी ये दुगना आएगा, यानी कितना हो जाएगा 22 सही 2/9% तब आपका मान होता, अगर ये दोनों दिया गया होता तब। तो ऐसे अगर ऊट पटांग परसेंटेज आएगा तो आपको रेशियो से लगाना है। अगर आपको लगता है कि आसानी से हम लोग 10% 20% सीधे सीधे माना रहा है, साधारण आ रहा है, तो आप ऐसे लगा लीजिएगा। ये होता है इसका सोल्यूशन। यही दो तरीका केवल लगाइएगा, बाकी कोई लगाने की आवश्यकता नहीं। अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। बहुत ध्यान सुनिएगा, हम एक ही लाइन में लगाएंगे, यहीं पर आपको सारा चीज समझना है। सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है ये आप जानते रहिएगा। BODMAS होता है, जिसमें क्या होता है, B से होता है ब्रैकेट, O से होता है ऑफ, D से होता है डिवाइड, M से होता है मल्टीप्लाई, A से होता है एडिशन, S से होता है A से होता है एडिशन, S से होता है सब्सट्रैक्शन। यह मान जो हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा जरा देखेंगे। बी से आएगा ब्रैकेट, अगर बी से हमारा ब्रैकेट आ रहा है तो कितना हो जाएगा जरा देखिएगा। पहले हम ब्रैकेट को देखेंगे, तो ब्रैकेट हमारा कहां पर नजर आ रहा है, यहां पर नजर आ रहा है। ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है। तो सबसे पहले नंबर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले को सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर वाले को सोल्व करिएगा। तो ब्रैकेट के अंदर वाले को सोल्व करेंगे पहले। तो ब्रैकेट के अंदर वाले को यहां देखिएगा। ब्रैकेट के अंदर जब यहां पर हम सोल्व करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को ध्यान से देखिएगा, यहां से आकर अगर इस ब्रैकेट को हम अंदर वाले को सोल्व कर रहे हैं, इसमें भी एक जगह माइनस एक जगह भाग है। तो माइनस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन और भाग का मतलब होता है डिवाइड। तो सब्सट्रैक्शन से पहले डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पहले यहां पर भाग देना पड़ेगा। 16 में हम 8 का भाग देंगे तो पूरी वैल्यू आ जाएगा 2। पूरी वैल्यू आ गया 2। अगर ये पूरी वैल्यू 2 आ गया तो यहां से लेकर के यहां तक ब्रैकेट लगा हुआ है। 102 में से 2 घट करके पूरा यहां से लेकर के यहां तक मान जाएगा 100। उसमें से भी ये 2 घट जाएगा, उसमें से भी ये 2 घटेगा, तो यहां से लेकर के यहां तक की पूरी जो वैल्यू आ गया ना, वह आ गया है आपका मान 98। वह मान आपका आ चुका है 98। क्लियर। अब ध्यान सुनिएगा, इधर का मामला निपट गया। अब इधर आते हैं, इधर जरा देखिएगा। यहां देखेंगे, यहां से कोष्टक बड़ा वाला कोष्टक लगा है और यहां तक है, इसके अंदर केवल देखिएगा। इसमें भी देखेंगे एक जगह छोटा ब्रैकेट है, तो 5 में 4 जोड़ेंगे, 5 4 कितना हो जाएगा 9, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाला एक साथ में सोल्व होगा, तो ये हो जाएगा 9। अगर ये 9 हो रहा है तो 9 में पहले भाग पड़ेगा, ना कि गुणा होगा, गुणा मत करने लगेगा। ये अगर 9 हो जाएगा तो 9 में पहले भाग पड़ेगा। अगर 9 में पहले भाग पड़ेगा, ये हो गया वैल्यू 9। यहां से यहां तक जो हमने निकाला तो मान आ गया 3, क्योंकि 9 में 3 से भाग दिया तो मान आ गया 3। अब 3 से 6 में गुणा होकर के यहां से पूरी यहां तक वैल्यू आ गया 18। 18 को हम 3 के साथ में लेकर के आएंगे तो यहां से यहां तक वैल्यू आ गया 21। अब 7 आपका बचा हुआ, 21 में से 7 घटा देंगे तो यहां से लेकर के यहां तक की पूरी जो वैल्यू आ गया 21 में से 7 घटा करके, तो मान हमारा आ गया 14। अब यहां बीच में भागा का निशान है, तो 98 भागा कर देंगे 14, 98 14 से भाग देंगे, 14 7 98, तो आपका आंसर हो जाएगा 7। किस ऑप्शन में है, आप बोलेंगे बी ऑप्शन में है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना, आपको उसी में समझ लेना है। अब ध्यान सुनिएगा आगे, इसके आगे की बात बता रहे हैं। अगला देखिएगा, कह रहा है रेणु का व्यय उसकी बचत से 120% अधिक है। कोई भी लड़की है, मान लीजिए कोई नाम है, उसकी जो व्यय है, व्यय 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 का मतलब होता है खर्चा। व्यय का मतलब होता है खर्चा या एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। उसकी बचत से कह रहा है 120% अधिक है, यानी कि एक्सपेंडिचर जो इसका है, एक्सपेंडिचर है ये, उसकी सेविंग से, उसकी सेविंग मतलब हो जाएगा उसकी बचत से कह रहा है 120% अधिक है। अरे 120% अधिक बोला है, 120% की फ्रैक्शन वैल्यू होता क्या पहले तो ये बताइए। 6 बटा होता है 5, यानी कि अगर उसकी सेविंग, यदि उसकी सेविंग 5 रही होगी, यदि उसकी सेविंग 5 रहेगी, 5 से 6 ज्यादा है उसका एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा, 11 रहा होगा। समझ में आया। अब ध्यान सुनिएगा एक बार फिर से, हमने क्या कहा, 120% की वैल्यू होता है 6/5, यानी कि 5 रुपया अगर सेविंग रहा होगा, 5 से 6 ज्यादा उसका एक्सपेंडिचर रहा होगा, खर्चा रहा होगा। 5 रुपया अगर सेविंग होगा तो खर्चा कितना हो जाएगा, 11 रुपया हो जाएगा। अगर 5 रुपया कोई बचा रहा है, 11 रुपया खर्च कर रहा है, तो कमाया कितना होगा, उसकी इनकम कितनी रही होगी। तो आप बोलेंगे अरे जब उसकी इनकम निकालेंगे तो 11 और 5 जोड़ करके 16 रुपया कमाया होगा ना। जब 16 रुपया कमाया होगा, 5 रुपया बचाया, 11 रुपया खर्च किया, तभी तो 16 रुपया खपत हुआ उसका टोटल। तो ये हो जाएगा, इन दोनों का जो योग आएगा,
इसके क्या हो जाएगा, 16 के बराबर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। यानी कि हमारा क्या हुआ है, मान यहां तक हमने कहा जितना एक्सपेंडिचर होगा सेविंग होगा, इन दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो टोटल इनकम के बराबर होगा। अब हमें मान जब परसेंटेज में यहां पर निकालना होता है तो परसेंटेज में निकालने का सबसे बेस्ट होता है कि आप सभी को ना 100 में बना लीजिए। इसलिए हमने सब में 100 से गुणा करा लिया, दोनों में 100 से गुणा करा लिया, तीनों जगह पे 100 से गुणा करा लिया। अभी भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अभी हमारा सेट क्वेश्चन। अब इसके आगे देखिएगा, अब आगे पढ़िएगा, कह रहा है यदि उसकी आय और व्यय में, आय और व्यय यहां ध्यान रखिएगा, आय बोला है और व्यय में, आय में कह रहा 25%, व्यय में कह रहा 30%। आय में कह रहा है 25% की वृद्धि, तो आय हमारा कितना है 1600, इसमें 25% की वृद्धि करेंगे, 1600 में 25% की वृद्धि करेंगे। 25% के फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी 4 से अगर काटेंगे 400 रुपया बढ़ जाएगा। अरे 400 रुपया अगर बढ़ेगा तो ये वैल्यू हो कितनी जाएगी, आप बोलेंगे 2000 रुपया। इसकी आय कितनी हो जाएगी, 2000 रुपया। ये तो आ गया है आय, आय कितना हो गया 2000 रुपया। अब बात किया था यहां पर व्यय की, व्यय में कितना परसेंट कहा है, तो व्यय में कह रहा है 30% बोला गया। अगर व्यय में 30% बोल रहा है ना, तो व्यय को 30% बढ़ाइए, 1100 का 30% बढ़ाएंगे, 1100 का 30% बढ़ाएंगे तो 30% का मतलब ये होता 100 रुपया में 30 रुपया बढ़ेगा, 100 रुपए में 30 रुपया बढ़ेगा, तो 1100 में 330 रुपया बढ़ेगा। 1100 में 330 रुपया अगर बढ़ेगा तो वैल्यू हो कितनी जाएगी, 1430 रुपया। नहीं समझ में आया, 1100 रुपए का आप जब निकालेंगे 30%, तो 30 बट्टा हो जाएगा 100, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, 110 में 3 का गुणा कराएंगे तो जाएगा 330 बढ़ जाएगा, तो 330 बढ़ाएंगे 1430 हो जाएगा। अब ध्यान सुनिएगा, ये 2000 है, ये 1430 है, ये 2000 है, 1430 है, इन दोनों का जो योग होना चाहिए इसके बराबर होना चाहिए। इसका मतलब 2000 में से अगर 1430 घटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा मान कितना हो जाएगा, जरा घटाइए तो, 2000 में से 1430 घटाएंगे तो मान जाएगा 570। अगर 570 1430 को हम जोड़ेंगे तो 2000 की वैल्यू के बराबर होगा। लाइन समझ में आ गया होगा। अब हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, जो पूछा गया, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उसकी बचत पहले 500 रुपया थी, अब उसकी बचत हो गई 570। कितना बचत बढ़ा, अरे बचत बढ़ गया 70 रुपया। कहां से बढ़ा, अरे 500 से बढ़ा। इतना वृद्धि हो जाएगा ना, इतना परसेंट में मान निकालने के लिए इतना प्रतिशत की हो जाएगी क्या चीज, वृद्धि प्रतिशत आ जाएगा उसकी बचत में, वृद्धि प्रतिशत जो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे यहाँ डबल शून्य से डबल शून्य कट जाएगा, 5 से आप इसको काटेंगे तो मान जाएगा 14% की वृद्धि हुआ है उसकी बचत में। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, कहा दो संख्याओं की लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक मान दिया गया है, और यदि उसमें से पहली संख्या, उसमें से पहली संख्या को दी गई है 324, सेकंड संख्या जो मान है वह दिया गया है यक्स, तो सेकंड संख्या के अंकों का योग निकालना है, यानी कि यक्स का मान अगर निकालना तो क्या होता, इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, फार्मूला ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उनका होता है उन्हीं संख्याओं का एलसीएम गुणे हो जाता है एचसीएफ। ये फार्मूला एकदम आप रट के रखेंगे, क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे होता है एचसीएफ, ये फार्मूला है। अब इसी फार्मूले में हम लोग रख देंगे, अगर इस फार्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या में पता है 324, दूसरी संख्या में नहीं पता, आई डोंट नो, हमें निकालना है। अब देखेंगे एलसीएम, एलसीएम का मान कितना दिया गया, तो आप बोलेंगे 3500 दिया गया है 64, एचसीएफ का मान दिया गया कितना दिया गया है 81। अब हमें जस्ट इसका मान निकालना है। अब हमें देखिएगा सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखा करिए। ये 81 का हमने शकल देखा, 324 के शकल देखा, हमें पता चल गया कि 81 से ना ये 4 बार में कटेगा। कैसे में पता चला, क्योंकि 80 चौका होता 320 और एक चौका 4, इसका मतलब इससे इसको आप काटेंगे ना तो 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब इस 4 से इसको भी उड़ा दीजिए, 4 से काटेंगे 4 अठे 32, बचेगा 3 6, 4 9 36, 4 1 4, तो यक्स का मान हमारा कितना आ गया 891। अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया होता कि यक्स का क्या मान है तो आपका आंसर हो जाता 891, लेकिन हमसे नहीं पूछा उसने, इसके अंकों का योग पूछा है, अंकों का योग, अगर अंकों का योग पूछ रहा तो क्या हो जाएगा 8 + 9 + 1, 8 9 17 में 1 जोड़ देंगे 18, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग
अगले क्वेश्चन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है एक व्यक्ति शांत जल में 9 किमी प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, यानी कि जो नाव चलाता है ना उसकी चाल दिया गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। उसे धारा की दिशा में 33 किलोमीटर जाने और धारा की विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर जाने में, जाने नहीं यहां पर आने होना चाहिए, यहां पर ध्यान रखिएगा, आने में बराबर समय लगता है। समय बराबर है दोनों जगह, अगर समय बराबर है तो समय को बराबर आप भी कर दीजिए, आसान है। हम इसको दो तरीके से आपको बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर हमने कहा शांत जल में नाव की चाल, अगर हम यहां से कहते हैं शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल अगर हम बोलते हैं तो शांत जल में नाव की चाल, इसको हम अपनी तरफ से मानते हैं यक्स है। और धारा की जो चाल है, धारा की जो चाल है ना, इसको हम मान लेते हैं अपनी तरफ से वाई है। जब धारा की दिशा में जाएंगे, धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल, ये बात ध्यान रखिएगा, दूसरी चीज है ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये शांत जल में, जब शांत पूरा जल है, चल नहीं रहा है, तब शांत जल में नाव की चाल कितनी है, यक्स। और जब धारा जिधर बह रही है उधर नौका भी आप बहा के लेके जा रहे हैं, तो उसकी चाल को हमने मान लिया अपनी तरफ से डी बना, डाउन स्ट्रीम होता है जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। डी का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की दिशा में, इसलिए हम लोग उसको डी से निरूपित करते हैं। धारा के विपरीत में अगर बोलेंगे, धारा के विपरीत में, विपरीत में नाव की चाल क्या हो जाएगी, उसको हम मानते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है यू, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यू। एक चीज ध्यान रखिएगा, डी का मतलब हो जाएगा एक्स प्लस वाई, यू का मतलब हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ये बात ध्यान रखेंगे। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिधर धारा बह रही है उधर आप नाव भी चला रहे हैं, तो धारा की चाल और नाव की चाल दोनों जुड़ जाती है, धारा की चाल और नाव की चाल जुड़ जाती है, इसलिए तेज चलने लगती है। और जब उल्टा चलाते हैं आप तो धीरे चलती है आपकी नाव। इसीलिए यहां पर क्या होता है, जब एक दिशा में जाते चालें जुड़ जाती हैं, विपरीत चलते चालें घट जाती है। इसी बात का हम लोग यूज करने वाले हैं, यहां पर ध्यान सुनिएगा। अब कह रहा शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, कह रहा टाइम समान लगा है, यानी कि टाइम यहां पर क्या है, अगर एक चीज देखा जाए तो टाइम यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। टाइम क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि नियत है, दोनों में वैल्यू नियत है, दोनों को जितना समय लगेगा दोनों का बराबर है। अगर टाइम कांस्टेंट हो गया तो चाल, दूरी, समय, तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है चाल, चाल बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे दूरी बटा होता है समय, या आप इसी को बोलते हैं, आप ऐसे भी बोल देते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, तो आप बोलते हैं चाल गुणा होता है समय। अगर समय हमने यहां पर कांस्टेंट कर दिया तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जो इसकी डिस्टेंस का अनुपात होगा, जो इसकी दूरी का अनुपात होगा, दूरी के जस्ट अनुक्रमानुपाती हो जाएगा चाल का अनुपात। यानी कि जो दूरी का अनुपात होगा वही उनकी चाल का भी अनुपात होगा। अब इसी बात का हम लोग यूज करेंगे, ये कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जब डाउन स्ट्रीम में जा रही तब, जब डाउन स्ट्रीम में जाएगी तब, और जब अप स्ट्रीम में जाएगी तब। डाउन स्ट्रीम में जब जाएगी तो उनकी उनकी दूरी का अनुपात क्या आया, उनकी दूरी के अनुपात की अगर बात करते हैं तो उनकी दूरी का अनुपात क्या आएगा, ये दूरी की हम बात बोल रहे हैं। अगर दूरी की हम बात बोल रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम यानी कि जिधर धारा बह रही उधर चलने में, धारा की दिशा में कह रहा 33 किलोमीटर, धारा की दिशा में कितनी दूरी जा रहा है, 33 किलोमीटर। धारा के विपरीत में कितना जा रहा है, 21 किलोमीटर, यहां पर आ गया 21 किलोमीटर। ये तो हमारा हो जाएगा दूरी का अनुपात। अगर दूरी का अनुपात ये आया, जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होगा। तो अगर हम यहां से कहते हैं चाल का अनुपात क्या होगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेगा, तीन से काटेगा, तीन से काटेंगे 11, अनुपात हो जाएगा, तीन से काटेंगे तो मान जाएगा 7। यानी कि डाउन स्ट्रीम का मान अगर 11 के अनुपात में है तो अप स्ट्रीम का मान कितने के अनुपात में होगा, 7 के अनुपात में होगा। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मात्र यही है, बस ऊपर तो हमने बस केवल आपको बताया था ऐसे ही कि इसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ। क्वेश्चन का सोल्यूशन मात्र यही है, एक लाइन ध्यान सुनिएगा। डाउन स्ट्रीम में अगर 11 दूरी 11 चाल है तो अप स्ट्रीम में चाल कितनी है, 7 है। और डाउन स्ट्रीम में अगर चाल हम निकालते हैं तो चाल क्या होती है, तो आप बोलेंगे एक्स प्लस वाई। अप स्ट्रीम में हम चाल निकालते हैं तो कितनी है, तो आप बोलेंगे एक्स माइनस वाई। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए, कुल मिला के अगर देखा जाए ना, तो ये जो 11 दिया गया है ये एक्स प्लस वाई की वैल्यू है, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 7 है। तो हमें जरा बताइएगा एक्स और वाई का अनुपात क्या आएगा। अगर एक्स और वाई की बात करते हैं तो एक्स प्लस वाई बराबर 11, एक्स माइनस वाई बराबर 7। एक जगह जोड़ करके दिया, एक जगह घटा के दिया। अगर पहले वाले का मान निकालना होता है तो दोनों को जोड़ करके कर देते हैं आधा,
यक्स का मान अगर निकालना होगा तो 11 प्लस 7 बटा हो जाएगा 2, मान कितना आ जाएगा 11 7 हो जाएगा, 11 7 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 से भाग देंगे तो 9 रेशियो आएगा। ठीक है, अगर y का मान हम लोग निकालेंगे, दोनों को आपस में कर देते हैं घटा के आधा, घटा के आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, 4 का आधा करेंगे तो मान आ जाएगा 2। इतना मान समझ में आया। अब आपको यक्स का मान दिया गया है, यक्स का जो मनवा है ना वो दिया गया है, कितना दिया गया है, 9 की वैल्यू दिया गया, कह रहा 7 जल में नाव की चाल दिया गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 9 की वैल्यू 9 ही किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो हमें जरा बताए 2 का मान कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नाव की चाल आ गया। क्या पूछा है आपसे, एक धारा की चाल आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल आ गया, नाव की चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछा, धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, तो धारा की चाल तो आया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, यही मात्र केवल सोल्यूशन है। अब ध्यान सुनिएगा आगे, इसके बाद की बात करते हैं, इस क्वेश्चन को जरा समझिएगा। क्या है क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा 9 पर घाते 62 माइनस 11 जब 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। इसको लगाने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। पहले हम आपको बता रहे हैं 9 पर घाते 62 में अगर हम 8 से भाग देते तो शेषफल क्या आता है। अगर इसको हम देखते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग करते क्या हैं, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ना, ये जो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाले शक्ल में दिखाइए आप इसको, तो ऊपर वाले 9 को हम 8 प्लस 1 में तोड़ेंगे, इस 8 से कटने वाले में होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, 8 से कटने वाले में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 1 हो जाएगा। कोशिश ये करिएगा कि एक ज्यादा हो या एक कम घटाने पर ही आए। तो इस पर घात कितने का हो जाएगा, अब 62 का हो जाएगा, भाग किसका देना, 8 का, इस 8 से ये 8 तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन यहां से प्लस करके 1 बच जाएगा, अगर प्लस करके 1 बचा हुआ तो इस पर बचेगा घात 62 के, और इसको भी भाग देना हमको 8 से, तो आगे जो हम लोग निकालेंगे 1 पर घाते 62 का मतलब हो जाएगा 1, 1 में अगर हम 8 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, आप बोलेंगे 1 आएगा। तो जैसे हमारा इसका मान निकाला वैसे इसको निकालना है। देखिए 9 पर घाते 62 माइनस कर देना 11, इसको भाग देना 8 से, अगर इसको हमें 8 से भाग देना तो हमें बताना शेषफल क्या आएगा। अगर एक चीज देखा जाए तो यहां पर हमने अभी शेषफल निकाला तो बताया था कितना आया हुआ था 1, अब 8 से 11 में भाग देंगे, 8 से 11 में भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, यहां से प्लस करके 3, 3 बचेगा, तो हमारा मान क्या जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा 3 ना, अरे यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस लेकर के जाएंगे तो -3 हो जाएगा, 1 माइनस 3 शेषफल बचेगा जिसको भाग देना 8 से, तो आप बोलेंगे 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 2 आएगा। क्या कभी माइनस के 2 शेषफल होता है, अरे नहीं, माइनस के 2 कभी शेषफल नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर फिर क्या होगा, अरे -2 हमारा शेषफल नहीं होगा, 2 की जगह पे हम लोग पॉजिटिव जब बनाते हैं तो 8 में से ना, 8 में से ये 2 को हटा देते हैं, ये निशान हटा दीजिए, 8 में से 2 को घटाइएगा, 8 में से 2 को घटाएंगे तो मान कितना आएगा 6, पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा आएगा 6, नेगेटिव रिमाइंडर हमारा आएगा 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 6 हमारे क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि नेगेटिव कभी भी रिमाइंडर नहीं होता है, वो तो केवल हम क्वेश्चन को लगाने में यूज करते हैं, बाकी हमारा जो आंसर आएगा वो प्लस के 6 ही आएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमें दिया गया है एक ट्रक किसी निश्चित गति से 300 क्या दे रहा, 384 किमी की दूरी तय करता है, यदि गति को 16 किलोमीटर कम प्रति घंटा कम कर दिया जाता है तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगेंगे, मूल गति का 75% कितना है। अब ध्यान सुनिएगा, इसका एक फार्मूला होता है, जब भी ऐसा दिया जाए चालों को कुछ घटाने बढ़ाने पर टाइमों में कुछ अंतर दिया जा रहा है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या होता है, दूरी बराबर होता है, देखिएगा थोड़ा साफ सही से नहीं लिखा पा रहा, दूरी, दूरी लिखेंगे, दूरी क्या होता है, तो अगर हम दूरी की बात करते हैं तो दूरी बराबर होता है चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटा हो जाता है नीचे चालों का अंतर, चालों का अंतर, और बाहर से गुणे होता है समयों का अंतर या समयांतराल, बोलिए आप समयांतराल, कोई दिक्कत नहीं, समयांतराल जो होना चाहिए, देखिएगा चाल जो होनी चाहिए वो अगर किलोमीटर प्रति घंटे में है तो समय जो होना चाहिए वो घंटे में होना चाहिए, बात ध्यान रखिएगा, अगर मिनट में रहेगा घंटे में बदलना पड़ेगा। अब ध्यान सुनिएगा, तो हमें दूरी दिया गया इस क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में हमें दूरी दिया गया, दूरी लिख दीजिए, दूरी कितना दिया गया, कह रहा 384 किलोमीटर, चाल क्या होगा, कह रहा चाल को हमें यहां पर कम करना है, हमने अपनी तरफ से इसकी जो चाल है ना, चाल को हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कितना रहा होगा, यस, पहले चाल रहा होगा यस, अब कह रहा चालों का, यहां पे क्या बोला, चालों का गुणनफल, 2 चाल होती हैं, यस1 एक यस2 होता है, और यहां पर आता है मान यस1 माइनस हो जाता है यस2, अंतर होता है, तो हम लोगों ने एक चाल मान लिया यस1,
अगर यशवंत को मन में मत करिए, आप यशवंत की जगह पे आप यश ही केवल मानिए, क्योंकि दूसरा वाला मान तो घटा के ही दिया गया है। दूसरा वाला मान जब घटा के दिया तो यश माइनस हो जाएगा 16। पहली चाल गुणे दूसरी चाल, बटा हो जाएगा चालों का अंतर, दोनों का अंतर लेंगे। अगर दोनों का अंतर लेंगे, इससे ये 16 कम है तो अंतर तो 16 कम होगा ना, 16 ही आएगा। और बाहर से गुणे हो जाएगा समयांतराल, समयांतराल मतलब हो जाएगा समयों का अंतर। कितना घंटा दिया गया है? 2 घंटा। अगर ये 2 घंटा आपको दिया गया है तो 2 घंटे से हम लोग यहाँ पर गुणा कर देंगे बस। 2 से हम लोग काटेंगे इसको तो मान जाएगा 8। 8 को इधर गुणा कराएंगे तो बचेगा क्या? 384 गुणा हो जाएगा 8। यहां से इसके बाद में इसको पूरा सोल्व मत करिएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे। इसके आगे आपको खुद सोचना है, इसके आगे कुछ चीजों को आपको सोचना है जिससे आसानी से आप लगा पाए। आप इसको ऐसे सेट करिए कि यस यस माइनस 16 में सेट हो जाए। तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा ना यहाँ से 6 निकाल करके इसको दे दे, यहां से 6 निकाल के इसको दे दे। अगर यहां से 6 निकालेंगे इसको देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 6 से काटेंगे, 6 6 36 बचेगा, 2 4 6 चौका 24, 64 बच जाएगा। 6 इसका निकाल के इसको देंगे तो 6 अठे हो जाएगा 48, बराबर क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे यस इंटू हो जाएगा यस माइनस 16। क्या आप बिल्कुल इस तरीके से नहीं बना है इधर ये? अगर यस का मान 64 हो जाए, अगर यस का मनवा, अगर ये यस का मान हम 64 ले लेते हैं तो यस माइनस 16 का मनवा 48 भी तो सेट हो गया, दोनों चीजें सेट हो गई। अगर दोनों चीजें सेट हो गई तो हमारा यस का मान कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 64 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ये यस का मान आएगा। लेकिन हमसे यस का मान नहीं पूछा, उसकी मूल गति नहीं पूछा है। हमसे क्या पूछ रहा है? वो कह रहा मूल गति का 75%। मूल गति हमारा आया हुआ 64, इसका 75% निकालना। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/4। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 75 बटा कर देंगे 100 तो मान जाएगा, काटेंगे 3 बटा हो जाएगा 4, 3/4 भाग निकालिए। 4 से आप इसको काटेंगे तो मान जाएगा 16, 16 से 3 में गुणा कराएंगे तो वैल्यू आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा, जो किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। आते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? दे रहा है, कह रहा क्वेश्चन में कि यदि 120 को x% कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तब 210 का x% 180 के x प्लस 20% से कितने प्रतिशत कम है? इस क्वेश्चन को हम आपको होमवर्क में देंगे, ध्यान से देख लीजिए आप लोग और कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। इस क्वेश्चन को भी आप लगाइएगा होमवर्क में, और इस क्वेश्चन को भी आप होमवर्क में लगाएंगे। क्या दिया गया? ए किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, वे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं, अकेले सी से इस कार्य को 14 दिनों में पूरा करता है, तो एक साथ बी और सी मूल कार्य के 5/8 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये भी आपका होमवर्क में रहेगा, कमेंट में आंसर जरूर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष के बाद 11,880 रुपया और 6 वर्ष के बाद 17,820 रुपया हो जाती है। उस धनराशि का आधा भाग पूछा, आधा भाग, आधा भाग कितना होगा यही आपसे पूछा गया। ये भी आपका होमवर्क रहेगा। तो ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे, ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे। और सभी लोग कमेंट में हमें होमवर्क के क्वेश्चन को लगा करके आंसर जरूर दीजिएगा। आपको इतने देर तक हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों का परिवर्तन क्लासेज की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद।